गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों को मैं गद्य खंड से बाजार दर्शन पाठ, जिसके लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं, पढ़ाऊंगी। इस पाठ में लेखक ने सिर्फ बाजार की सार्थकता के विषय में बताया है। उन्होंने बताया कि कौन से ऐसे लोग हैं जो बाजार का सही मायने में उपयोग करते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं, और किन लोगों की वजह से बाजार का दुरुपयोग होता है। ये बाजार जो है वो वैसे देखा जाए तो मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति का एक साधन है। शोषण, दिखावा या अहम पूर्ति का साधन नहीं है। इसी चीज को उन्होंने अपने इस पाठ में बताया है। पाठ की शुरुआत बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने की है, तो मैं आपको पढ़ती भी चलूंगी और उसका अर्थ भी बताती चलूंगी। तो मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां पाठ की पढ़ती हूँ। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली सी चीज लेने के लिए, पर लौटे तो एकदम बहुत सारे बंडल पास में थे। गए तो थे साधारण सी चीज खरीदने कि लाओ, कभी कभी हमारे साथ भी होता है कि लाओ इस चीज के लिए बाजार जा रहे हैं, लेके आते हैं, लेकिन जब लौट के आते हैं तो बहुत सारा सामान खरीद लाते हैं। ऐसा ही उनके साथ हुआ। मैंने कहा ये क्या? वो बोले ये जो साथ में थी। पत्नी की तरफ इशारा कर दिया कि इसलिए ये सब कुछ आया क्योंकि ये जो साथ में थे। उनके आशय ये था कि ये सब कुछ पत्नी की महिमा है, और उस महिमा का तो मैं भी कायल हूं। मैं से मतलब लेकर, उस महिमा का तो मैं भी कायल हूं, यानी उसको तो मैं भी मानता हूं। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। पुराने समय से, आदिकाल से देखा जाए तो बाजार के मामले में पति से ज्यादा पत्नी की प्रमुखता अधिक दिखाई जाती है। और ये व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है, बल्कि स्त्रीत्व का प्रश्न है। यह हमारे व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है। इस स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? ऐसा बोला जाता है कि घर में जो भी सामान है, जो भी जरूरत की चीजें हैं, वो औरतों को ज्यादा पता होती है, क्योंकि वो घर का क्षेत्र जो होता है ना, वो उन्हीं का होता है। पुरुष का कार्य क्षेत्र बाहर का होता है। तो अगर स्त्री माया ना जोड़े घर में, तो क्या पुरुष जोड़ेंगे? फिर भी सच सच है, और वो ये है कि इस बात में पत्नी की ही आड़ हमेशा ली जाती है, पत्नी की ही ओट ली जाती है। मतलब पत्नी को ही माध्यम बनाया जाता है कि ये साथ में थी इसलिए इतना सारा सामान आ गया, क्योंकि पत्नी ही शायद सारे सामान लाने की हकदार होती है। अच्छा, मूल में एक तत्व और भी है जो कि सविशेष है। इसके मूल में अगर देखा जाए तो एक तत्व और भी है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। अब आप बाजार गए, आपके पास पैसा है, तो आपके अंदर ये भावना रहेगी कि अरे मैं तो ये भी चीज खरीद सकता हूँ, वो भी चीज खरीद सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो इस समय पैसे हैं। तो पैसे की गर्मी या एनर्जी, इसे पैसे की एनर्जी भी बोलते हैं, वो आपके साथ होगी, इसलिए आप सामान बहुत सारा खरीद सकते हैं। तो यहाँ लेखक कहता है कि पैसा पावर है। पैसा एक शक्ति के रूप में हमारे सामने आता है, पर पावर है, अगर वो पावर किसी को दिखाई ना दे तो क्या खाक पावर है? वो कहता है उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वो खाक पावर है? अरे जब पैसा है तो हम ये चीज भी खरीदेंगे, वो चीज भी खरीदेंगे, तो जब तक माल असबाब हमारे सामने नहीं होगा या हमारे पास इकट्ठा नहीं होगा तो पावर क्या बात की है? कौन को पता कि हमारे पास पैसे की पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। कोई अगर ये कह दे
कह रहे पैसे की क्या है, हमारे पास पैसा है, आप हमारा बैंक अकाउंट देख लीजिए। लेकिन वो तो देखना पड़ेगा, परंतु मकान, सामान, कोठी, बंगले और तुम्हारे सुख सुविधा की सारी ऐश्वर्य की साधन और उसके अतिरिक्त गाड़ियां, कार, स्कूटर, ये सब चीजें तो बिना दिखाई दिखते हैं। किसी के घर के आगे अगर कार खड़ी होगी तो हम भी दिल में सोचते हैं कि पैसे वाला है भाई, कार खड़ी है, इतना लंबा चौड़ा मकान इसने बंगला बना के खड़ा किया है, इसका मतलब पैसे हैं इसके पास, पैसे वाला इंसान है। तो पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। तो यहाँ पे लेखक कहता है कि वही तो पैसे की परचेजिंग पावर है, यानी खरीदारी की शक्ति है, और उसी में पावर का रस है। लोग बाग हमसे कह रहे भाई आपने तो बड़ा खूबसूरत बंगला बना के रखा हुआ है, अरे भाई आपका मकान तो बहुत ही ज्यादा करोड़ों का होगा। तो उनके द्वारा ये कहा जाना हमें अंदर से एक असीम आनंद की अनुभूति देता है, क्योंकि हम उसमें पावर का एक रस लेते हैं अंदर ही अंदर। तो ये तो हुआ पावर पैसे का, कि जिसमें कि वो बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए दिखता है, सब लोग देख के ही पहचान जाते हैं कि हाँ भाई पैसे वाली पार्टी है, पैसे वाले लोग हैं। लेकिन नहीं, कुछ लोग संयमी भी होते हैं और बड़े संयम से पैसे को चलाते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। कुछ लोग इस संसार में ऐसे भी हैं, कुछ लोग क्या, बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको, जो कि अपने पैसे को बड़े संयम से, बड़े ही मितव्ययता से खर्च करते हैं। और फिजूल जो सामान होता है, फिजूल से मतलब जिसकी हमें अभी आवश्यकता नहीं है, और उसको भी लाके हम अपने घर में भर लें पैसे की पावर के लिए, तो उस चीज को वो फिजूल ही समझते हैं, व्यर्थ समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। पैसे को ये दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो हमारे पास पैसा है, हम ये भी खरीद लें, हम वो भी खरीद लें, इसको भी दे दिया, उसको भी दे दिया, तो ये पैसा बहाना हुआ एक तरह से। उन लोगों की निगाहों में ये सारी की सारी फिजूल खर्ची है, तो इस चीज को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं है, बड़े बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वो पैसे को जोड़ते जाते हैं, बुरे वक्त के लिए सहेज कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, जोड़ते जाते हैं। वो पैसे की पावर को इतना तो निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। यानी पैसे का दिखावा करना है तो उसके लिए हम परीक्षा दें, इसकी उनको परवाह नहीं होती। वो इसके लिए बेफिक्र होते हैं। वो बड़े संयम से, बड़े नियम से उस पैसे को जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। और खुद के पास पैसा है, यानी उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो पैसे के जुड़े होने पर उनका मन गर्व से हर समय खुला रहता है। उनको ये गर्व रहता है कि हमारे पास इतनी धन दौलत है, अगर अभी हमको कोई चीज की जरूरत पड़ जाए तो हम इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। ये चीज उनके मन को आत्मसंतुष्टि देती है, उनके मन को संतुष्ट बनाए रखती है। उनको अपने आप में गर्व रहता है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है। वो पैसा जोड़ने को ही जोड़ने की अनुभूति को ही गर्वानुभूति मानते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने ये समझाने की कोशिश की कि संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग जरा सा पैसा आया उसको वो बेफिजूल की खर्ची में कर देते हैं बर्बाद, कि ये चीज भी ले आए, वो चीज भी ले आए, उसकी चाहे उन्हें जरूरत नहीं हो, लेकिन फिर भी लेकर आते हैं ये दिखाने के लिए कि हमारे पड़ोसी देखेंगे तो कहेंगे देखिए कितना रुपया है इनके पास, तो उन्हें इसी में खुशी मिलती है। कुछ लोग दिखावा नहीं करते, उनके पास खूब रुपया होता है, वो जोड़ते हैं, उसको जोड़ कर रखते हैं, और उनका मन जो होता है ना वो बहुत ज्यादा गर्व से फूला रहता है कि वक्त आएगा तो हम अपने पैसे का प्रयोग कर लेंगे। तो इस तरह से दो लोगों के बारे में लेखक ने यहाँ बताया। मैंने मित्र से कहा अरे ये कितना सामान ले आए। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया और कहने लगे ये देखिए सब उड़ गया। मनी बैग मतलब अपना बटुआ या पर्स जिसमें रुपए रख के ले गए थे। जब मैंने कहा कि अरे कितना सामान ले आए तो उन्होंने वो फैला के रख दिया मेरे सामने और बोले
क्योंकि ये देखिए सारा का सारा उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी पैसे बचे हों, इतने भी पैसे नहीं बचे कि मैं रेल का टिकट भी खरीद लूं। मैंने तब तय माना, ये दिल में सोचा कि काश पैसा और होता तो सामान और भी आ जाता। यहाँ लेखक कहते हैं कि वो तो उनके पास पैसे खत्म हो गए, नहीं पैसा और होता तो शायद सामान और आता। वो तो पैसा खत्म हो गया इसलिए वो लौट आए। वो सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, बल्कि अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। अब आप देखिए कि वो जो सामान लाए मेरे मित्र खरीद कर, हालांकि उन्होंने अपनी पत्नी की ओट ली, तो वो किसी जरूरत को देख के नहीं आया, उसमें कोई जरूरत नहीं थी उनकी। वो केवल परचेजिंग पावर दिखाने के उसमें आया। उनको क्या था, अपनी परचेजिंग पावर दिखानी थी। देखिए मैं कितना सामान खरीद के लेके आया, मेरे पास इतने रुपए थे तो मैंने इतने का सबका सामान खरीद लिया। तो वो क्या था, वो परचेजिंग पावर का एक अनुपात था, वो जरूरत वाला सामान नहीं था। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है। परचेजिंग पावर यही नहीं है कि हमने फिजूल का सामान खरीदा, बहुत सारे सामान भर लिए। रुक जाइए, इसमें एक महत्वपूर्ण तत्व और भी है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत बड़ा हाथ रहता है, और वो महत्व है बाजार का। जिस तत्व का इस कर्तव्य में, कर्तव्य इस सामान की खरीद फरोख्त में इसका जितना महत्व रहता है ना, वो महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो है बाजार। मैंने उनसे कहा, मित्र से, अरे ये इतना कुछ नाहक ले आए, मतलब बेकार ले आए। मित्र बोले, कुछ मत पूछो यार, बाजार है कि शैतान का जाल है। अब देखो, उन्होंने पहले दोषारोपण किया पत्नी की हुई, अब वो दोषारोपण कर रहे हैं कि अरे बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा के माल रखते हैं कि बेहयाई हो जो ना फंसे। बाजार वाले इतना सजा सजा के चीजें रखते हैं बाजार में कि बड़ा बेशर्म होगा जो उनके जाल में ना फंसे। वहां जाते हैं, कोई ना कोई चीज आकर्षित करती है और हम उसको खरीदने चल देते हैं, खरीद के ले आते हैं। मैंने मनी मन कहा कि ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ और मुझे लूटो। बाजार तो आमंत्रण देगा ही, उसको तो अपनी चीजें बेचनी है, तो बाजार ही आमंत्रण करता है, आमंत्रित करता है आपको, आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है। अरे तुम सब कुछ भूल जाओ, केवल मेरी ओर देखो। मैं जो तुम्हारे सामने अपना रूप सजा के बैठा हूं, तो मेरा ये रूप किसके लिए है, तुम्हारे लिए तो है। मैं तो तुम्हारे लिए हूं। नहीं कुछ चाहते हो तो देखने में क्या जाता है। अगर आपको कुछ भी नहीं लेना है तो देख लीजिए, देखने में क्या हर्ज है। अजी आओ भी, आपने देखा होगा कभी आप मार्केट जाते हैं तो वहां पे बहुत सी दुकानें ऐसी होती हैं, वो आपसे कहते हैं आइए बहन जी देख लीजिए, और आप कहती है नहीं भैया ये चीज चाहिए नहीं। अरे बहन जी कौन से हम आपसे खरीदने के लिए कह रहे हैं, आप तो देख तो लीजिए, देखने में क्या जा रहा है, देखने में पैसे थोड़ी ना लगेंगे। और आप इसका अनुरोध मानकर चल देते हैं दुकान पर। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिस चीज को हमें नहीं खरीदना होता है उस पर भी मन आ जाता है कि अरे ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, फिर मिले ना मिले, हो सकता है बिक जाए, तो हम उसको खरीद लाते हैं। तो ये चीज होती है बाजार के आमंत्रण, बाजार के जादू में। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि ये महत्वपूर्ण चीज क्या है, बाजार है। वो मित्र भी बोले कि अरे यार ऐसे शैतान का जाल है कि बस कुछ पूछो मत, वहां जाओ तो इसके आमंत्रण में फंस जाते हैं। क्योंकि बाजार हमसे कहता है कि अरे आइए, देखने में क्या जाता है। और इस आमंत्रण में ये खूबी है कि आग्रह नहीं है, क्योंकि आग्रह तिरस्कार जगाता है। आग्रह का मतलब है जिद करना किसी चीज के लिए, उससे तिरस्कार उत्पन्न होता है। आग्रह से क्या होता है, तिरस्कार उत्पन्न होता है। क्योंकि बाजार में आग्रह नहीं होता है, तिरस्कार इसलिए होता है कि अगर कोई हमसे जिद करे कि ये चीज लो और वो हमारे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो हमें उसमें अपना एक अपमान लगेगा, तिरस्कार लगेगा।
तो इसलिए वो आग्रह नहीं है बाजार में। आग्रह तो तिरस्कार जगाएगा आपके अंदर। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। जो ऊंचे ऊंचे मार्केट होते हैं उनका जो आमंत्रण होता है ना, बुलावा, वो बड़ा ही खामोश होता है। आपने देखा, आप गुजर के जा रहे हैं कहीं, बहुत बड़े शोरूम वगैरह बने हुए हैं, उनमें ड्रेसेस बहुत करीने से, कायदे से स्टैचूज के ऊपर टंगी हुई हैं। आपका देख के मन मचल जाता है कि आहा कितनी खूबसूरत ड्रेस है। कभी कभी हम मॉल वगैरह में जाते हैं, छू के देखते हैं कि अरे इस पर तो रेट बहुत ज़्यादा है, तो हम वहीं के वहीं छोड़ देते हैं। तो ये आमंत्रण मूक होता है। वो लोग आपसे नहीं कहते हैं, ऊंचे मार्केट वाले, के आप आइए देख लीजिए, देखने में क्या हर्ज है, ये वो नहीं कहते हैं। उसका आमंत्रण तो मूक है, खामोश है। आप खुद ही वहां देखेंगे और आपके अंदर एक चाह पैदा होगी। तो वो मूक आमंत्रण क्या करता है, वो एक चाह जगाता है आपके अंदर। और चाह का मतलब होता है अभाव। चाह जगी तो आपको लगा कि मेरे पास अभाव है इस चीज का, तभी तो किसी चीज के लिए चाह जगी। अगर कोई चीज हमारे पास पूरी तरह से भरी हुई होगी तो हमें उसकी चाह भी नहीं होगी। चाह उसी चीज की होती है जिसका हमारे पास अभाव होता है। चौक बाजार में खड़े होके आदमी को लगने लगता है कि उसके पास काफी नहीं है। एक चौक बाजार में खड़ा हुआ है जहाँ चारों ओर बाजार ही बाजार है, तो वहां खड़े होकर इंसान को ये एहसास हो जाता है कि हमारे पास काफी नहीं है, हमारे पास बहुत सी कमी है, क्योंकि हम ये सामान ले नहीं सकते अभी। और हम सोचने लगते हैं कि यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह, वो सोचता है कि मेरे यहाँ कितना परिमित है, यानी कितना सीमित मात्रा में है, और यहाँ पर कितना अतुलित है, कितना विशाल है। यहाँ तो बहुत सारा है, बहुत अत्यधिक है। ओह, और जो ओह जो होती है, जो उसके मुंह से निकलती है, वो उसके अभाव को प्रकट करती है। आपने एक चीज देखी होगी कि अगर हम कहीं खड़े, हमारी हैसियत नहीं है कोई कीमती पोशाक परिधान खरीदने की, तो हमारे मुंह से निकलेगा कि यहाँ तो कितने हैं। और कोई गया वहां से, उसने 2-4 ड्रेसेस पैक कराई और लेके चला आया, तो हम दिल में ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारे पास कितना अभाव है। यहाँ देखो कितना अतुलित है और हमारे पास कितना परिमित है, कितना सीमित मात्रा में है। तो ये चीज इंसान के अंदर एक हीन भावना या एक अभाव की भावना को पैदा करती है। तो यहाँ लेखक ने ये बताया है कि पैसा है और मन में चाह है किसी चीज के लिए, वही चाह आपके अंदर अभाव की जागृति करती है, अभाव पैदा करती है, और आप उसे लेने के लिए दिल में कुछ भी सोचने लगते हैं। कोई अपने को न जाने तो बाजार का ये चौक तो उसे कामना से विकल बना के छोड़ देगा। अगर किसी को अपने बारे में पता ना हो कि मेरे पास पॉकेट अलाउड नहीं कर रही मेरी, या मेरी जेब में इतने पैसे नहीं हैं, तो ये बाजार की जो माल है, जो चाह है ना बाजार की, ये उसे कामना से विकल मीन्स व्याकुल बना के छोड़ देगा। बाजार जो है उसे व्याकुल कर देगा, बेचैन बना देगा। इसलिए क्योंकि वो सोच सोच के ही परेशान होता रहेगा, काश मेरे पास भी इतने रुपए होते तो मैं भी अपने बच्चे के लिए ये वाली ड्रेस खरीद देता, और मन मार के चला आएगा। विकल क्यों? पागल बना देगा। कभी कभी इंसान इसके पीछे पागलपन की हद तक सोच जाता कि कहीं से भी रुपया लाएं और कैसे लाएं। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल करके मनुष्य को सदा के लिए ये बेकार बना डाल सकता है। अब देखो, जब कोई चीज, किसी चीज को हम पा नहीं सकते, उसके लिए लालसा करते हैं, तो हमारे मन में इन भावों का उत्थान होता है, इन भावों का उदय होता है। जैसे कि इंसान अपने आप में सोचने में मजबूर हो जाता है कि हम कितने असंतोष हो जाता है उसके दिल में, वो ये सोचता है कि मैं इस चीज को नहीं ले सकता। ईर्ष्या, जो दूसरा व्यक्ति उस चीज को खरीद के ला रहा है उसके प्रति हम ईर्ष्यावान हो जाएंगे, उसके प्रति हम ईर्ष्या करेंगे कि देखो वो तो ले आया और हमारे पास नहीं है, काश कि इसके पास भी नहीं होता तो दोनों कम से कम एक लेवल के तो होते। और तृष्णा, तृष्णा कहते हैं किसी चीज के लिए प्यास या ललक, तो वो तृष्णा और असंतोष और ये ईर्ष्या
उसको पूरी तरह से घायल करके मनुष्य को बेकार बना डालती है। और वो सब क्यों होता है? इस परचेसिंग पावर के, कभी कभी बाजार के चलते। बाजार में जब इतना सारा सामान भरा पड़ा है और हम नहीं ले पाते हैं, दूसरे लोग वहां से खरीदारी करते हैं, तो हमारे मन में इन भावनाओं का उदय होता है। और वो भावनाएं जब भी किसी मनुष्य के हृदय में पल्लवित होती हैं या उदय होती हैं, तो वो उस मनुष्य को बेकार बना डालती हैं। तो ये आपने यहाँ तक की पंक्तियों का अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये तो थे वो जिन्होंने कहा कि अरे अगर पैसे और होते, ये देखो सारा बैग खाली हो गया, रेल के टिकट के लिए पैसे भी नहीं बचे, तो शायद मैं और भी सामान ले आता। एक और मित्र की बात, वो दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए। दोपहर से भी पहले के बाजार गए थे और शाम को वापस आए, और वापस आए तो भी खाली हाथ, कुछ भी लेके नहीं आए थे। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार देखते रहे? बाजार में क्या देखना? बाजार में क्या देखते रहे? बोले क्यों? बाजार देखते रहे। तब मैंने कहा लाए तो कुछ भी नहीं। बोले हाँ, मेरी समझ में नहीं आता था कि लूं तो क्या लूं, क्योंकि मैं बाजार गया, वहां सभी कुछ लेने को जी चलता था। इतना सारा कुछ फैला पड़ा है बाजार में, तो मन मचल जाता था, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं। बहुत देर तक सोचता रहा क्या लूं क्या नहीं लूं। और अगर कुछ ले लेता तो कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना। भाई सारी ही चीजें इतनी बेहतर थी, एक से एक अच्छी चीजें थी कि मन मचल जाता कि इसको ले लूं, इसको ले लूं, इसको ले लूं। अब मैं अगर कुछ सामान लेता तो उसका मतलब ये होता कि बाकी को छोड़ के आना पड़ता, जो मुझे गवारा नहीं था। और यही कारण था, क्योंकि मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था, यही कारण था, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं ला सका और मैं खाली हाथ वापस लौटा। मैंने कहा खूब, मुझे हंसी आई। मैंने कहा कि ये तो खूब रही, पर मित्र की बात भी बिल्कुल ठीक थी। अगर ठीक से पता नहीं है कि हमको क्या लेना है या हम क्या चाहते हैं, तो सब ओर की चाहत में चारों ओर से घेर लेंगे। अगर आपके मन में ये पता ही नहीं है आपको कि आप क्या लेने बाजार जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या लेने आए थे, तो चारों तरफ की जो चाह है बाजार की, वो आपको चारों ओर से घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी ना कर्म होगा। तो आपको उसमें नुकसान ज्यादा होगा, गति नहीं होगी, कोई कर्म नहीं होगा, बस त्रासदी होगी, दुख होगा। तो इसलिए लेखक जो है वो कहता है जब भी आप बाजार जाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें बाजार से क्या लेना है। अगर आपको कुछ खरीदना है तभी आप बाजार जाएंगे, तो आप निश्चित चीज के पास पहुंच जाएंगे, लेके चले आएंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि हमें बाजार से लेना क्या है, तो चारों तरफ की चाह आपको घेर लेगी और आप बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझको क्या लेना है। तो उन्होंने, लेखक ने आगे कहा है, उससे आपको दुख होगा, गति नहीं होगी ना कर्म होगा। बाजार में एक जादू है, अगर देखा जाए तो बाजार में भी एक जादू होता है, एक मैजिक होता है। वो जादू आंख के रास्ते काम करता है। बाजार का जादू किसके रास्ते काम करता है? आंख के रास्ते। क्योंकि जादू तो तभी होगा ना जब हम उसकी तरफ देखेंगे, तो आंख के रास्ते ही सब जादू काम करते हैं वैसे तो, लेकिन बाजार का जादू भी आंख के रास्ते ही काम करता है। क्योंकि ये रूप का जादू है। ये कैसा जादू है? रूप का। और जब किसी रूप को हम आंखों से नहीं देखेंगे तो उसका जादू हम पे चलेगा ही नहीं। तो बाजार का जादू भी एक रूप का जादू है। और जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा होती है। हर एक जादू हर जगह हर स्थिति पर फिट नहीं बैठता है।
आपने देखा होगा कि चुंबक पर लोहे का ही जादू चलता है। लोहा केवल चुंबक केवल लोहे को ही खींचती है, पीतल को या सिल्वर को या और चीजों को चुंबक कभी नहीं खींचेगी। इसी तरह से बाजार के जादू की भी एक मर्यादा होती है, और जेब, वो मर्यादा क्या है? जेब भरी हो और मन खाली हो। अगर आप किस्मत से आपकी जेब में रुपए तो खूब सारे हैं, खूब ढंग से जेब भर रही है आपके रुपयों से, लेकिन आपका मन बिल्कुल खाली है, आपको पता ही नहीं है कि हमको लेना क्या है, मन में खालीपन है, तो ऐसी हालत में उस जादू का असर आपके ऊपर खूब होगा, ढंग से होगा। क्योंकि बाजार में बिछी हुई सारी चीजें आपको चुंबक की तरह अपनी ओर खींचेंगी और आप किसी चले जाएंगे, क्योंकि आपका पैसे तो हैं, आप उसको ले सकते हैं। तो वो जो जादू है ना बाजार का, वो लोहे के समान, जब आपका मन खाली हो और आपकी जेब भरी हो तो आपके ऊपर ज्यादा असर करता है। और अगर ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है, जेब खाली हो और मन भरा ना हो, जेब खाली हो मन भरा ना हो, तो भी ये जादू आप तक पहुंच ही जाएगा, तो भी उसका जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। आपने देखा है कि मन अगर खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण आप तक पहुंच ही जाएगा, क्योंकि हमारा मन खाली है। मन खाली से तात्पर्य है कि हमें पता ही नहीं है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। कभी कभी हम जाना नहीं चाहते, किसी ने कहा कि बाजार चल रहे हो, हमें कुछ भी नहीं लेना, हमने मना किया कि नहीं जाना, लेकिन फिर भी वो लोग ले जाते हैं जबरदस्ती कि चलो चलो। और ऐसा होता है मोस्टली कि जाते हैं, कोई ना कोई चीज पसंद आ जाती है, बिना चाहते हुए भी हम खरीद लाते हैं। तो अगर हमारा मन खाली है तो बाजार का जादू हम तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वो मन किसकी मानने वाला है? अगर मन खाली है और जेब भरी हुई हो उस समय, तो फिर मन किसकी मानता है? फिर तो मन किसी की मानने वाला ही नहीं है। मालूम होता है ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ये सामान की जरूरत का, ये भी ले लें काम आएगा, वो भी ले लें, वो भी काम में आएगा। सभी सामान जरूरी है और आराम को बढ़ावा देने वाला मालूम होता है। हमें ऐसा लगता है उस वक्त कि अरे ये सामान तो बहुत जरूरी है, ये भी हमारे आराम को बढ़ाएगा, ये भी हमें आराम देगा, पर ये सब जादू का असर है। आपने देखा है जादू जब तक असर करता है तब तक ये असर करता है, उसके बाद जब जादू उतरता है ना तो हम धरातल पर होते हैं, हमें लगता है कि अरे उसमें क्या हमने खोया और क्या हमने पाया। तो ये सब जादू का असर होता है। जादू की सवारी उतरी कि पता चल जाता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत जो होती है वो आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। हमने बहुत सारी चीजें खरीदी जादू के वश में होकर के, हम बाजार गए, हमें बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी लगी, हमने खरीद ली, फैंसी चीजें जो कि केवल दिखावा कर सकती हैं, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब घर पे आके जादू का असर उतरता है, जादू की सवारी उतरी, तो हमें ये एहसास होने लगता है कि जो फैंसी चीजें हमने खरीदी थी वो हमें आराम देने वाली नहीं है बल्कि हमारे आराम में खलल डालने वाली हैं। फिर लगता है कभी कभी मकान छोटा होता है तो सोचते हैं इसको कहाँ रखें, ये किस जगह रखें, ये बीच में फैला हुआ बुरा लग रहा है। तो वो एक तरह से देखा जाए तो हमारे आराम में खलल डालती हैं। थोड़ी देर के लिए हमारे स्वाभिमान को सेक जरूर मिल जाता है, मतलब हमें दिल में ये बड़ा गर्व सा महसूस होता है कि देखो हमने ये चीज ले ली, हम चाहते थे इसे खरीदना तो हमने खरीद लिया। तो हमारे स्वाभिमान को थोड़ा सा सेक तो मिल गया, यानी थोड़ी राहत मिल गई, हमें आराम मिल गया कि हमने दूसरों के मुकाबले में ज्यादा खरीदारी कर ली और ज्यादा चीजें लेके चले आए। लेकिन इससे अभिमान की गिल्टी को और ज्यादा खुराक मिलती है। लेकिन इससे क्या होता है, हम घमंडी हो जाते हैं। अभिमान की गिल्टी को खुराक मिलना मतलब हमारे अंदर एक अभिमान का पैदा होना, घमंड आ जाना, और धीरे धीरे ये घमंड अहंकार में बदल जाता है और हम अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारे पास तो इतना है, जो चाहेंगे खरीद लेंगे, दूसरे को जलाओ और दूसरे को दिखा दिखा करके और सामान खरीदो। ये भावना जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारे मन में पनपने लगती है, तो हमें इससे खुराक मिलती जाती है, यानी हम इस चीज को और ज्यादा पनपाते हैं, इस चीज को और ज्यादा विकसित करते हैं अपने अंदर। जकड़ रेशमी डोरी की हो
तो रेशम के स्पर्श के मुलायम होने के कारण क्या वो जकड़ कम जकड़ होगी? अब ये तो वही वाला हिसाब हो गया कि किसी ने रस्सी से बांध के हमें रेशम की डोरी में जकड़ दिया और कहा कि अरे क्या है, तो रेशम की डोरी की जकड़ है और बड़ी मुलायम होती है रेशम तो लेकिन जकड़ तो जकड़ है ना। अब वो रेशम की डोरी की जकड़ है तो क्या उसके स्पर्श के मुलायम होने के कारण वो जकड़ नहीं होगी? यानी वो जकड़न नहीं है, वो बंधन नहीं है। अरे रेशम की डोरी से बांधो या एक मामूली सूती डोरी से बांधो, जकड़ तो जकड़ होती है ना। जकड़ा हुआ इंसान तो जकड़ा हुआ रहेगा, चाहे इसमें रेशम की डोरी क्या करेगी। तो इस तरह से आपने देखा कि इन चीजों से जो कि हम बिना जरूरत के खरीद लाते हैं, बाजार के आकर्षण में बंध के या बाजार के जादू से प्रभावित होकर हम बहुत सारी चीजों की जो खरीदारी करते हैं वो हमारे स्वाभिमान को सेक तो देती हैं, लेकिन हमारे आराम में हमेशा खलल डालती हैं, कभी भी आरामदायक नहीं होती हैं। ये हमारी सोच होती है उस समय की। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, और वो उपाय ये है कि बाजार जाओ तो मन खाली मत रखो। कभी भी अगर आपको बाजार जाना पड़े तो मन में एक उद्देश्य लेके जाओ, एक सोच के जाओ कि हमें ये चीज लेनी है, इसलिए हम बाजार जा रहे हैं। कुछ नहीं लेना है, वैसे ही चलो बाजार में घूम के आते हैं, इस उद्देश्य से अगर आप जाएंगे तो बाजार का जादू आपके ऊपर पूरी तरह हावी हो जाएगा। तो इसलिए बाजार जाएं तो ये सोच के जाएं कि आपका मन खाली ना हो। मन खाली हो तो बाजार कभी मत जाओ। अगर मन खाली है और आप बाजार चल दिए तो पूरी तरह से बाजार की जकड़ आपको जकड़ लेगी और उस जादू से आप बच नहीं पाएंगे। तो इसलिए अगर मन खाली है तो बाजार मत जाइए। जैसे कि कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। लू चल रही है कभी तो आपने सुना होगा आपके घर में बुजुर्ग लोग या वैसे मम्मी वगैरह भी लोग कह देती हैं कि अरे लू चल रही है, खाली पेट मत जाना, लू लग जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे कि लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है, तो लू का जो प्रभाव है वो व्यर्थ हो जाता है, कम हो जाता है। इसी तरह से अगर आपका मन भरा हुआ है और आप मार्केट गए, आप बाजार गए, तो उसका जादू आपके ऊपर चलेगा तो सही, लेकिन उतनी तीव्रता से नहीं चलेगा, उसकी गति बहुत धीमी होगी और वो पूरी तरह से आपको जकड़ नहीं पाएगा, पूरी तरह से आपको छू भी नहीं पाएगा। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला रह जाता है। अगर आपके मन में कोई लक्ष्य हो, आप किसी चीज के लिए बाजार जा रहे हैं, तो बाजार का जो जादू है ना वो फैला का फैला रह जाएगा आपके सामने उबाड़े हुए। आप उससे प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि आपके मन में एक लक्ष्य है कि मुझे ये चीज नहीं लेनी, तो यहाँ पे खड़े भी नहीं होंगे। क्या करेंगे यहाँ खड़े होके? तो ये बाजार जो है ना वो आपके सामने बिल्कुल फैला का फैला रह जाएगा, व्यर्थ रह जाएगा। तब वो आपको घाव नहीं देगा, तब आपको दुखी नहीं करेगा, वो आपके मन में अभाव नहीं जगाएगा कि मेरे पास पैसे नहीं है औरों के पास पैसे है। वो आपको अभाव नहीं देगा, घाव नहीं देगा, आपके मन में तृष्णा का उदय नहीं करेगा, और बल्कि आनंद ही देगा। आपको ये लगेगा कि वास्तव में मैं बाजार आया, मैंने अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीदी, तो मेरा बाजार आना सार्थक हुआ और मैं उस चीज को लेकर के यहाँ से जा रहा हूं। तो इस तरह से वो बाजार का जादू आपको आनंद देगा, अभाव नहीं देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। बाजार भी ऐसे लोगों से ही कृतार्थ होता है, ऐसे लोगों का ही एहसान मानता है, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चाई का लाभ उसे दोगे। क्योंकि तुम्हें जो वस्तु चाहिए, ऐसी जगहों पे तुम खड़े होगे, ऐसी दुकानों पे खड़े होगे, फैंसी चीजें, दिखावे की चीजें, सजावट की चीजें आपको कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी, आकर्षित नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए आप उस जगह खड़े ही नहीं होंगे। तो बाजार भी ऐसी दुकानें जिन पर कि जो जरूरत वाले सामान मिलते हैं वो ही लोग जाते हैं, तो ऐसा बाजार भी आपसे कृतार्थ होगा, वो आपका एहसान मानेगा। और क्योंकि आप उस बाजार को एक सच्चा लाभ दे रहे हो। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। तो बाजार की जो असली कृतार्थता है, जो रियलिटी है, जो वास्तव में बाजार ऐसे लोगों का एहसान मानता है, ऐसे लोगों से कृतज्ञ होता है जो कि उससे आवश्यक वस्तुएं खरीदने जाते हैं। और उन लोगों के लिए भी बाजार की सार्थकता तभी तक है जब तक कि बाजार आवश्यकता के समय आपके काम में आता है। तो बच्चों, मैंने आपको आज यहीं तक मैं ले रही हूँ।
अगले वीडियोस में मैं इसी अध्याय का बाकी का भाग आपको पढ़ाऊंगी। तब तक आप लोग घर से इस अध्याय को अच्छे से पढ़कर आएंगे, ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊं तो आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। धन्यवाद।